गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करेंगे और उसमें टॉपिक देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज जो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देख रहे हैं ये इसका 4th वीडियो है। इससे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्योजित विधायन में हम प्रत्योजित विधायन क्या होता है, प्रत्योजित विधायन की क्या आवश्यकता है, प्रत्योजित विधायन के विकास के क्या आयाम है, क्या कारण है और प्रत्योजित विधायन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, उसमें हम न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है वो हम कर चुके थे। आज हम करेंगे विधायी नियंत्रण या लेजिस्लेटिव कंट्रोल। सबसे पहले लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या होता है वो हम देखेंगे। Legislative control. The main object of legislative control is to keep watch over rules making authority and control abuse of powers. Lohia Machines Limited versus United India, Union of India 1985। लेजिस्लेटिव या विधायी कंट्रोल या नियंत्रण को अगर देखें तो इसमें लोहिया मशीन लिमिटेड का एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें यह निर्धारित किया गया कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल का उद्देश्य मेन यह है कि प्रत्योजित विधायन पर विधायी नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य नियम बनाने वाले क्षेत्रों पर नज़र रखना है और यह देखना है कि वह शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। तो जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल का मेन उद्देश्य यही माना जाता है कि जो नियम बनाने वाले जो निकाय हैं जिनको नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रत्योजित की गई है उनके ऊपर यह नज़र देखना है कि उनके द्वारा जो नियमों को बनाया जा रहा है उनमें वह शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। थ्री स्टेज control is exercised by the legislative over delegated legislation as follows। इस दृष्टि से भारत में एक विधायी नियंत्रण तंत्र की स्थापना की गई है। इसके 3 संघटक माने जाते हैं। फर्स्ट है प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, फर्स्ट है प्रत्योजित विधेयक संबंधी विधायी कार्रवाइयाँ, फिर है लेइंग ऑन द टेबल, प्रत्योजित विधायन संबंधी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और थर्ड है स्क्रूटनी कमेटी, अधीनस्थ विधायन समिति की कार्रवाइयाँ। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, प्रत्योजित विधायक के संबंधी विधायी कार्रवाइयाँ किस प्रकार से होती है। दिस इंक्लूड्स, फर्स्ट है इसमें क्या क्या सम्मिलित है। फर्स्ट है डिबेट ऑन डेलीगेटिंग बिल्स, asking question and giving notice, resolution on motion, demands for vote on grant and directions by speaker। अगर प्रत्योजित विधायक के संबंध में अगर देखा जाता है तो विधायी कार्रवाई में निम्न चीज़ें सम्मिलित की जाती है। सबसे पहले जो प्रत्योजित विधायन है उस पर विचार विमर्श करने के लिए या उस पर डिबेट करने के लिए मांग की जाती है। तो सबसे पहले किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा उस पर विचार विमर्श किए जाने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, विचार विमर्श के लिए डिमांड की जाएगी। उसके बाद जो डिबेट के लिए डिमांड की गई है या जो प्रस्तुत किया गया है उस पर सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने व सूचनाओं से संबंधित प्रत्योजित पर आक्षेप लगाने का अधिकार होता है। फिर तीसरा जो प्रोसेस होता है उसमें होता है प्रत्योजन के संबंध में प्रस्ताव का संकल्प। जब सबके बीच में विचार विमर्श हो जाते हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, सूचनाएं मांगी जाती है, तो उसके पश्चात जो है उसका एक फाइनल प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता है उसका संकल्प संसद सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उन पर डिमांड की जाती है कि वह उसके पक्ष में व विपक्ष में अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद जो मतदान का जो प्रयोग किया गया है उसके साथ ही वहाँ जो अध्यक्ष है संसद का, जो संसदीय अध्यक्ष जो है या स्पीकर जो है लोकसभा का, वह उसके द्वारा कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है जिसके द्वारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर कंट्रोल किया जाता है। पहले उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सूचनाओं की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वह मांगी जाती है। प्रश्न व सूचनाओं के पश्चात उस प्रस्ताव का जो फाइनल जो संकल्प जो है वह प्रस्तुत किया जाता है। फिर वोटिंग की डिमांड की जाती है, अनुदान में मतदान की मांग की जाती है और लास्ट में जो है अध्यक्ष द्वारा निर्देश जारी किया जाता है। सेकंड है
लेइंग ऑन द टेबल, प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस ऑफ कंट्रोल इज लेजिस्लेटिव ओवरसीइंग of delegated legislation. Laying of the rules before concerning legislature, it helps in informing the legislature as to what rules have been formed and provides opportunity to the legislature to question or challenge the rules. प्रत्युजित विधायन संबंधी प्रस्तुति की प्रक्रिया क्या होती है? विधायी नियंत्रण का यह तरीका विशेष रूप से तब प्रवर्तन में आता है जब नियम विरचित हो जाते हैं। प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया से यह आक्षेप है कि विशिष्ट प्रत्युजित विधायन को विधानमंडल के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाता है और उसका प्रयोग सरकार द्वारा निर्मित प्रत्युजित के विधान के अंतर्वस्तु के बारे में संसद के सदस्यों को अवगत कराने के लिए किया जाता है। तो दूसरा जो इसका कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो प्रस्तुतिकरण से संबंधित होता है। जब भी कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा किसी भी विधि या नियम का निर्माण किया जाता है तो उसे दोनों ही सदन, राज्यसभा व लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उनकी पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। और इसको प्रस्तुत करने के मुख्य उद्देश्य यह है कि जो संसद सदस्य हैं उन्हें इस बारे में अवगत करवाया जाता है कि किस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशंस जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। फिर थर्ड है आपका स्क्रूटनी कमेटी, अधीनस्थ विधायन समिति की कार्रवाइयाँ। द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वुड नॉट बी ऑफ मच यूज अनलेस द रूल्स आर properly studied and scrutinized. Therefore, scrutiny committee were sought to be established. There are two scrutiny committees established as per the Indian Constitution. First है the Lok Sabha Committee on Subordinate Legislation and Rajya Sabha Committee on Subordinate Legislation. अधीनस्थ विधायन समितियों की कार्रवाई विधायी नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने के लिए नियमों की उचित जांच व छानबीन आवश्यक होती है। इसी प्रायोजन के लिए समितियों का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार दो प्रकार की अधीनस्थ समितियों का गठन किया जाता है, लोकसभा की अधीनस्थ विधायन समितियां और राज्यसभा की अधीनस्थ विधायन समितियां। ये जो कमिटीज हैं इनके द्वारा मुख्य रूप से कार्य किया जाता है और जो कार्य इन कमिटीज के द्वारा किया जाता है वो इस प्रकार है। द मेन फंक्शंस ऑफ दीज कमिटीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है वेदर द ऑर्डर इज on accord with the general object of constitution or the act pursuant to which it is made. फर्स्ट जो है अधीनस्थ विधायन संविधान और उस अधिनियम के अनुसार होता है जिसके अधीन नियम बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो कमिटीज़ हैं इनका कार्य यह होता है कि सबसे पहले यह जांच करें कि जो अधीनस्थ विधान जो अन्य निकायों को हस्तांतरित किया गया है या अधीन प्रत्युजित विधान के अंतर्गत जो विधायन का निर्माण किया गया है यह कॉन्स्टिट्यूशन और उस अधिनियम जिसके अंतर्गत इस नियमों का निर्माण किया जा रहा है उसके अनुसार होना चाहिए और उसके अधीन ही बनाया जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड है whether it contains matter which in the opinion of the committee should make more properly be dealt with in a act of parliament. दूसरा जो है अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत ऐसे विषय पर नियम नहीं बनाए जाते जिनका समावेश संसदीय अधिनियम में वांछित है। तो अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता है जो संसदीय अधिनियम जो निर्मित किए गए हैं उनके के अंतर्गत जो है वांछित, जिनका समावेश संसदीय अधिनियम में वांछित है। तो अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत इस प्रकार के कोई भी नियम नहीं बनाए जा सकते हैं जिनका समावेश संसदीय अधिनियम में सही नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ है ये भी देखती है कि इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बनना चाहिए। थर्ड है वेदर इट कंटेन्स इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स। अगर दूसरी कमेटी का कार्य, इन कमिटीज़ का यह भी कार्य माना जाता है कि अधीनस्थ विधायन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है इम्पोज नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। फोर्थ जो है वेदर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार्स ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट।
अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के कार्यक्षेत्र को वर्जित नहीं किया जा सकता है। तो अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत इस प्रकार के कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जा सकते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट डालते हैं। फिर है आपका फिफ्थ, वेदर इट गिव्स रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट। अधीनस्थ विधायन के अधीन अधीनस्थ विधायन के अधीन या अधिनियमों के उपबंधों के विपरीत भूतलक्षी प्रभाव न होना चाहिए। तो इस प्रकार का कोई भी नियम या इस प्रकार का कोई भी नियम और रूल रेगुलेशंस नहीं बनाए जा सकते हैं जिसका कोई भूतलक्षी प्रभाव जो है वह पड़ता हो। अधीनस्थ विधायन संविधान या अधिनियमों के उपबंधों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भूतलक्षी प्रभाव पड़ता है तो उस प्रकार का नियम नहीं बनाया जा सकता है। ये जांच करने का कार्य कमेटी का माना जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट, वेदर इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया। अधीनस्थ विधायन के अधीन भारत की संचित निधि या लोक राजस्व के खर्च करने के उपबंध नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्योजित विधायन के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का कोई रूल और रेगुलेशंस बनाया गया है उसके अंतर्गत इस प्रकार के कोई नियम नहीं बनाए जा सकते हैं जिसमें संचित निधि या लोक राजस्व से खर्च करने के उपबंध नहीं किए जा सकते हैं। फिर है वेदर इट अपेयर्स टू मेक सम यूजुअल और अनएक्सेप्टेड यूज ऑफ अ पावर कन्फर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट प्रूसेंट टू विच इट इज मेड। प्रत्योजित विधायन के द्वारा संविधान या अधिनियम द्वारा की गई शक्ति का असामान्य या अप्रत्याशित प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्योजित विधान के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता है जिसके द्वारा संविधान या अधिनियम द्वारा की गई कोई भी शक्ति या शक्तियों का असामान्य अप्रत्याशित प्रयोग न किया जा सके। इस प्रकार की जांच करना है। फिर है आपका वेदर देयर अपेयर्स टू हैव बीन justificable delay in the publication or the laying of it before the parliament। प्रत्योजित विधायन के प्रकाशन या सदन के पटल पर रखने में अनुचित विलंब नहीं होना चाहिए। जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी विधायक प्रत्योजित विधायन के अंतर्गत निर्मित किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसे संसद की पटल पर प्रस्तुत करना और उसके प्रकाशन में किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रस्तुतिकरण से संबंधित या किसी भी प्रकार के सदन प्रकाशन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसका भी जांच करने का कार्य इन कमिटीज का माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है वेदर फॉर एनी रीजन इट्स फॉर्म और परपोर्ट कॉल्स फॉर एनी एल्यूडिकेशन। प्रत्योजित विधायन का स्वरूप या उद्देश्य किसी प्रकार का स्पष्टीकरण तो नहीं मांगता है। प्रत्योजित विधायन के स्वरूप जो है उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का अगर स्पष्टीकरण तो नहीं मांगता है, ये भी देखने का कार्य जो है इन कमिटीज का माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विधायी नियंत्रण है वह तीन प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। पहला है कि उस जो प्रत्योजित विधेयक संबंधी जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें सबसे पहले संसद में यह अधिकार होता है कि वह संसद में किस प्रकार से उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा है उसको संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ताकि संसद सदस्यों को फाइनली किस प्रकार के नियमों का निर्माण किया जा रहा है उससे अवगत करवाया जा सकता है। और उसके बाद अधीनस्थ विधायन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दो कमिटीज जो राज्यसभा और लोकसभा में निर्मित की गई है वह भी इन बिंदुओं पर जांच करती है कि अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत जो विधियों का निर्माण किया गया है वह उन कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं करता है जो उनके लिए निर्धारित की गई है। अगर उनके कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो ये कमेटियां उन प्रत्योजित विधायन के अंतर्गत निर्मित की गई जो विधियां हैं उन्हें वहीं पर रोक देती है अगर उनमें किसी भी प्रकार की कमी होती है और उसमें सुधार करवा सकती है। इसी के साथ हमारा जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर विधायी नियंत्रण या लेजिस्लेटिव कंट्रोल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है वह हम प्रक्रियात्मक नियंत्रण या प्रोसीजर कंट्रोल किस प्रकार से स्थापित किया जाता है वह हम देखेंगे। थैंक्स।